तो हम लोग जो है लेक्चर नंबर 5 में पढ़े, क्या क्या पढ़े? ये पढ़े, ब्रेविस लैटिस पढ़े, यूनिट सेल क्या होती है ये पढ़े, और किस किस क्रिस्टल में, किस किस टाइप के क्रिस्टल में किस किस तरह की जो है यूनिट सेल आती है और कितनी आती हैं। तो टोटल 14 आई थी, वो 14 ब्रेविस लैटिस थी। कोई कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आईआईटी जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बोर्ड में पूछ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। अब बस चॉइस 14 रहता है, टिक कर दिए, सही हो गया, काम ख़त्म। हाँ, लेकिन समझना था तो समझ लिए हम लोग कि कैसे ये सभी बातें होती है, वो समझ लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट ए डेफिनिट पॉइंट, डेफिनिट लैटिस पॉइंट इनटू एन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में किसी खास जगह पर जो एटम प्रेजेंट है वो किसी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन अपना करता है, कंट्रीब्यूट कितना करता है, उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन जब देखेंगे तो कॉर्नर का एटम, तो हम लोग जो है ये देखते हैं कि यूनिट सेल जो हमारी हैं वो कॉर्नर पर जो एटम है वो इस यूनिट सेल में कितना भाग कंट्रीब्यूट करती है। तो आप तो सब में देख ही लिए हो, सब में कॉर्नर पे तो एटम है ही। कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर पर जो एटम है ये इस यूनिट सेल में, ये तो कटा हुआ भाग आप देख रहे हो, ये तो कटा हुआ है, ये पूरा तो एटम नहीं है, ये तो एटम का एक पार्ट है, इसके अंदर पूरा एटम इसके अंदर नहीं है। इसका कुछ भाग कट के चल गया बगल वाला में। हाँ, तो इसका कौन सा भाग इसमें आया ये पता चलेगा कि इस कॉर्नर पर कितने और इसी तरह की यूनिट सेल सटी हुई हैं पूरी लैटिस में। तो आप ज़रा ध्यान देना, बताना यूनिट सेल, ठीक है, कि कितनी है। देखो यहाँ के बगल में एक यूनिट सेल का नंबर बताना, यूनिट सेल जितनी होगी उतना पार्ट इस यूनिट सेल में आएगी। तो एक यूनिट सेल ये हुई, एक यूनिट सेल यहाँ पर बगल में, बोलो एक, ये कॉर्नर पर हम मेजर कर रहे हैं भैया, मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ। चलिए यहीं के इमेजिन करके आप यूनिट सेल सजा दीजिए। यूनिट सेल सजाइएगा तो इसके बगल में एक यूनिट सेल डालिएगा, ऐसे डालिएगा ना, फिर इसके ऊपर एक यूनिट सेल डालिएगा, डालिएगा, या पहले ऐसे कीजिए, पहले बगल में यहाँ एक यूनिट सेल डालें, ठीक, उसके बाद इसके आगे एक यूनिट सेल डालेंगे। कहाँ डालेंगे? आगे, यहाँ डालेंगे, डाल दिए। इसके बाद एक यूनिट सेल और कहाँ डालेंगे, और कहाँ डालेंगे, एक यहाँ यूनिट सेल डालेंगे। तो हमने कितने यूनिट सेल डाल दिए? चार यूनिट सेल डाल दिया। और चारों के ऊपर कितने यूनिट सेल और जाएंगी? 4। ये 4 यूनिट सेल आप देख रहे हैं, और इन सब के ऊपर भी तो यूनिट सेल होंगी, इनके ऊपर भी तो यूनिट सेल होंगी। तो कितनी यूनिट सेल इनके ऊपर होंगी? इन चारों के ऊपर और 4 यूनिट सेलें होंगी, आप देख रहे हो। तो ये 4 यूनिट सेल हो गई, और इन चारों के ऊपर और 4 यूनिट सेल हो गई। तो बताइए कि मेरा जो एटम था उसका कॉर्नर जो था वो कितने यूनिट सेल के टच में है? तो एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के टच में है। ये कॉर्नर, यहाँ यूनिट सेल, यहाँ यूनिट सेल, इसके बगल में यूनिट सेल, ये 4, इसके ऊपर यूनिट सेल, इस बगल वाले के ऊपर, इस बगल वाले के ऊपर, इस बगल वाले के ऊपर। इस तरह इसके अपने प्लेन में 4 और इसके ऊपर वाले प्लेन में 4 से टच में है। तो ये कॉर्नर जो है कितने यूनिट सेल के टच में है, कितने के कांटेक्ट में है? तो 8 के। तो जब कटेगा एटम, तो भाई एटम कटते वक्त सब में उसका बराबर बराबर पार्ट जाएगा। तो 8 यूनिट सेल में जब कटेगा, जब यूनिट सेल बनते समय, तो बराबर बराबर पार्ट जाएगा। तो एक यूनिट सेल में कितना गया बताइए? एक एटम 8 यूनिट सेल में घुसा हुआ है और सबको बराबर बराबर काट दिए। तो जब जाएगा तो एक यूनिट सेल में उसका कौन सा भाग जाएगा? 1/8 पार्ट जाएगा।
इसमें भी, इसमें 1/8 पार्ट गया, इसमें भी 1/8 पार्ट गया, इस बगल वाले में भी 1/8 गया, इसमें भी 1/8 गया, ऊपर वाले में 1/8 1/8 1/8 1/8। तो 1/8 1/8 8 बार हो गए, एक एटम हो गया ना, जोड़िए तो ऐड कीजिए तो 1 हो गया एटम। तो इस तरह एक यूनिट सेल पर में कॉर्नर पर रहने वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है भाई? 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में। अब एज पर, एज का मतलब किनारा, इस किनारे पे रहने वाला, ये किनारा, किनारा के बीच में एकदम समझ लेना भैया, देख लो, यही यहाँ पर रहने वाला एटम देखो दिख रहा, यहाँ पे रहने वाला एटम इस यूनिट सेल में 1/4 पार्ट देगा कि नहीं? 1/4 पार्ट एक एटम है, इसके बगल वाले में भी कुछ पार्ट चला गया, ठीक है, इक्वल पार्ट सब में जाएगा, सब में इक्वल पार्ट जाएगा, तो इसमें कितना पार्ट गया? इस यूनिट सेल में कितना गया? 1/4 पार्ट। आप देखो इस यूनिट सेल में कितना पार्ट गया? 1/4 पार्ट गया। कैसे? तो देखो यहाँ टच में हो, इसके बगल में एक यूनिट सेल और इसके आगे एक यूनिट सेल यहाँ, और इसके आगे एक यूनिट सेल यहाँ। ये वाला पॉइंट चारों यूनिट सेल के टच में है। जब बराबर कटेगा तो एक यूनिट सेल में कितना जाएगा? 1/4 पार्ट जाएगा। और इसी तरह अगर फेस में रहने वाला केस आ जाए, मिल जाए, जैसे ये देखिए, ये फेस में है और ये भी फेस में है, अगल बगल आप देख रहे हैं, ठीक है, अगल बगल ये दोनों एटम सटे हुए हैं, देखिएगा, देखिए, बीच में आपको फुल एटम दिख रहा होगा, दिख रहा है बीच में, देखिए, दिख रहा है? देखिए, दिख रहा है? अब बताइए, ये देखिए, दिख रहा है बीच में एक फुल एटम, बीच में पूरा एटम दिख रहा है, बीच में यहाँ पर बीच में पूरा एटम दिख रहा है, पूरा एटम। जब ये दो यूनिट सेल हैं, इसे यहाँ से काटेंगे तो इस यूनिट सेल में कितना गया? आधा। और इस यूनिट सेल में कितना गया? आधा। तो फेस पर जो एटम है वो बीच से जब फाड़िएगा, ऐसे ही फाड़ाता है, फाड़ने का एकदम रियल कॉन्सेप्ट दिखा दिया हमने। ये फुल एटम ऐसे ही रहता है भाई, यूनिट सेलें एक के बाद दूसरी यूनिट सेलें ऐसी ही सटी हुई इनफाइनाइटली रहती हैं। यही एक यूनिट सेल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऊपर नीचे, अगल बगल, दाएं बाएं, आगे पीछे, सब जगह। और इस तरह यूनिट सेलें सटी हुई हैं। तो जो फेस में एटम है उसका आधा पार्ट इसमें, इस यूनिट सेल में है, और आधा पार्ट इस यूनिट सेल में। जब बीच से आप फाड़ोगे तो आधा आधा, मत समझना राधा, राधे राधे, ये दोनों में चला गया आधा आधा, 50-50 दोनों में चला गया। इस तरह से आपकी दोनों में यूनिट सेल जो है आधा आधा चली गई एटम। तो ये एक एटम एक यूनिट सेल में फेस पे रहने वाला एटम किसी एक एटम में अपना हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ये एटम अपना हाफ पार्ट इधर से दिया,
हाफ पार्ट उधर से दिया। अब देखिए इसमें ये एटम इधर से हाफ दिया, इधर से हाफ दिया, तो ये हाफ हाफ 1 एटम हो गया, फिर ऊपर हाफ नीचे हाफ, तो ये हाफ हाफ 1 हो गया, फिर आगे हाफ पीछे हाफ, ये हाफ हाफ 1 हो गया। तो इस तरह से ये जो है हाफ हाफ देकर 3 एटम हो गया, इधर हाफ 1, ऊपर हाफ नीचे हाफ 2, आगे हाफ पीछे हाफ 3, तो 3 एटम तो हो गए। इस FCC में 3 एटम हो गए, इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में 3 एटम तो हो गए। कॉर्नर पर 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 8 कॉर्नर होते हैं, तो 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 1। तो कॉर्नर वाले एटम इसमें कितना दिए 1 एटम, और फेस वाले कितना दिए थे 3 एटम, याद है ना, थोड़ी देर में आप भूलते नहीं हैं, ठीक। तो 3 एटम, तो 3 + 1 4 एटम। तो FCC में कुल कोई एटम पूछे तो कितना बताओगे 4, यही निकालने का यहाँ लगा हुआ है फार्मूला। टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स या एटम्स, यूनिट्स में मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं, तो यूनिट्स और एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। तो इस यूनिट सेल में आप देख लिए हो, इधर का हाफ इधर का हाफ 1 एटम, ऊपर का हाफ नीचे का हाफ 2 एटम, आगे का हाफ पीछे का हाफ 3 एटम, कॉर्नर पर 1/8 1/8 1/8 8 बार जोड़ोगे तो 1 एटम। तो इस तरह से फेस में 3 एटम और कॉर्नर से 1 एटम, टोटल जोड़े तो कितना हुआ 4 एटम। तो FCC में कितने एटम आ जाएंगे भैया 4 एटम, ठीक है। तो ये है तरीका समझने का। हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ, जहाँ रहेगा एटम, मान लीजिए FCC में तो भैया 2 जगह ही एटम है, आपको तो पता है ना। BCC वाले में पूरा का पूरा एटम अंदरे रहता है, ये तो तुम जानते हो। देखो ये पूरा एटम अंदरे है, तो 1 एटम पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा इसी में। कॉर्नर पर देखो, कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 1/8 1/1/1/8 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो 1, अंदर वाला एटम पूरा का पूरा इसी के अंदर है, पूरा का पूरा इसी के अंदर है, पूरा का पूरा इसी के अंदर है। तो 1 एटम अंदर और 1/8 जोड़ के 1 एटम। तो इस BCC में टोटल एटम यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे 2, ठीक। तो ये है गेम, इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट का गेम। अब रही बात कि एटम किसी खास में खास ही जगह रहते हैं, जैसे BCC में तो सब जगह रहता नहीं है, BCC में बॉडी में रहता है, और कहाँ रहता है कॉर्नर पे रहता है। तो ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, ये 1/8 इंटू ऑक्युपाइड कॉर्नर्स कितने 8 कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे रहता है, सब में 8 कॉर्नर पे रहता है, सब में। आपको अभी बताए थे यूनिट सेल 5 लेक्चर नंबर 5 में यूनिट सेल सब में कॉर्नर पे रहता है। तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पर, तो 1/8 इंटू 8 कट गया, 1 आ गया। 1 इंटू ऑक्युपाइड बॉडी, बॉडी 1 होती है, सेंटर 1 होता है, तो 1 बॉडी सेंटर। पिछले दिन बताया था नंबर ऑफ सेंटर ऑफ सिमिट्री कितनी 1, तो 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 1 2। फेस सेंटर में इसी तरह फेस लेंगे, कॉर्नर लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे, और सब में करके आप नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल लेंगे कि ईच कंस्टिट्यूएंट जो सेल होंगी उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे। ओके, तो आगे देखते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। ओके, तो हम लोग जो है देख लिए, अब निकाल लेते हैं एटमों का नंबर सब में। आपको SCC हमने लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि SCC में सिर्फ कॉर्नर पे एटम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम रहते हैं। और कॉर्नर पे एटम जो हैं होंगे, तो इसमें एक कॉर्नर का एटम 1/8 पार्ट देता है, तो एक कॉर्नर का एटम 1/8 इंटू ऑक्युपाइड कॉर्नर की नंबर कितने हैं 8, तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 हो गया। SCC के केस में एक एटम आएगा यूनिट सेल के अंदर, नंबर ऑफ़ एटम निकल गया। ऐसे भी निकाला जाता है, ये भी एक निकालने का तरीका है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम SCC में आपने निकाल लिया। BCC में नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना होगा, तो 1/8 इंटू क्या कर देंगे 8। BCC में सारे कॉर्नर्स ऑक्युपाइड होते हैं, BCC में सारे कॉर्नर्स ऑक्युपाइड होते हैं, सभी कॉर्नर पे एटम होते हैं,
ठीक है। और साथ साथ कहाँ होते हैं, बॉडी में, तो सारे कॉर्नर प्लस बॉडी का ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 2। बॉडी में एक एटम पूरा का पूरा आ जाता है तो 1 × 1 और कॉर्नर वाले 1/8 × 8, तो ये कितना हो गया आपको 2 एटम्स हो गए। अब FCC के केस में, तो FCC में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ एटम्स FCC में हो जाएंगे 1/8 × ऑक्यूपाइड कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने कॉर्नरों पर हैं, तो 8 कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर पर एटम्स हैं। तो ये 8 कॉर्नर और फेस पर आपको बता दिए थे, अभी के अभी बताए थे, इसी क्लास में बताए थे। तो कॉर्नर कितने होते हैं 6, एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 1/2 × 6 कितना हो गया 3, तो 3 ये और 1 ये, तो टोटल एटम FCC में कितने हो गए 4। ठीक, तो इन ECC में सिर्फ एक सेट ऑफ पेयर, अपोजिट पेयर ऑफ फेस में रहता है, तो 1/2 एक का और इनटू कितना कंट्रीब्यूशन कितने फेस पर हैं एटम 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये एक एटम और ये कॉर्नर वाले 1 एटम, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 + 1, टोटल कितने हो गए 2। तो ECC और BCC में नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं क्या हो जाएंगे इक्वल। ECC एंड BCC में नंबर ऑफ़ एटम्स आपके क्या रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स हो जाएंगे। समझ गए आप। अब देखिए, अब जो है एक्चुअली देखिए, कभी कभी ये एटम देके डेंसिटी पूछ दिया जाता है, ठीक, और कोई एटम का अरेंजमेंट में एटॉमिक मास दे देता है, कभी एटम का ये नंबर निकालने के लिए दे देता है, डेंसिटी, एटॉमिक मास और एज लेंथ दे दिया जाता है। जैसे ये क्यूब है, तो क्यूब का एज लेंथ क्या होता है, क्यूब का एज लेंथ बताइए। तो ये क्यूब का एज लेंथ A होता है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A³ हो जाएगा। इस क्यूब का एज लेंथ कितना है A, एज लेंथ A, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा A³, ठीक है। और इसकी डेंसिटी बताया जा रहा है D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस क्यूब की। और अब ये बताया जाएगा कि ये FCC है या BCC है, तो FCC BCC बता दिया तो Z का वैल्यू भी बता दिया, Z बता दिया, तब तो जो है आपसे डेंसिटी ही पूछेगा और इस एटम का एटॉमिक मास भी दे देगा, तो आपसे पूछेगा। और नहीं तो आपको डेंसिटी दे दिया जाएगा, एज लेंथ दे दिया जाएगा, ठीक है, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास दे दिया जाएगा। और तब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ एटम्स निकालिए, तो आप निकाल लोगे। देखिए, एक एज यूनिट सेल का एज का लेंथ A है, उसकी डेंसिटी D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और यूनिट सेल का वॉल्यूम A³ हो गया। तो यूनिट सेल का मास क्या हो गया, मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास कितना हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। मास किसे कहते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मास कहते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, A³ वॉल्यूम हो गया, D डेंसिटी हो गई, ग्राम में ये आ गया। इसके बाद मोल्स निकालना है, यूनिट सेल का मोल, ठीक है, पर यूनिट सेल उस एटम का या मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं। कोई एटम है तो उसके कितने मोल एक यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं। तो मोल के लिए क्या कीजिएगा, मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। मोल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, N = W/m होता है। मोल में पढ़े हुए हो, नहीं तो मोल का क्लास में देख लेना। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, तो वेट आपका ये आ गया है और इसमें मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गया। अब मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर आ जाता है। ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। मोल्स में किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है, ये एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है
नंबर ऑफ एटम्स, तो जेड नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ये फार्मूला मोल्स हो गया, ये मोल्स हो गया इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखिएगा ध्यान से, आपको कई बार कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ये चारों दे देगा, ये चारों जानते रहेंगे तो जेड निकालने के लिए पूछा जाएगा। कभी जेड दे दिया, एम दे दिया, ए दे दिया, एवोगाड्रो नंबर जानते हो तो डी पूछ देगा कई बार। जेड दे देगा, ए दे देगा, डी दे देगा तो ये एम पूछ देगा कई बार। तो इस तरह से हम अब न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे, तो इस तरह से इस फार्मूला पर बेस्ड आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो पहले तो देख लो। ठीक, देखिए ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस तरह से है। इसमें देखिए कह दिया है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज एफसीसी। तो अभी अभी आप देखे थे ना एफसीसी में कितना आइटम आया था, एफसीसी में कितने आइटम आए थे, जेड कितना था, 4 था ना, जेड 4 था। एफसीसी में अभी अभी आप देखे थे आपका जेड का नंबर 4 था। तो अब जो है जेड दे दिया, इस बार एम पूछ दिया है, इसमें एम पूछ दिया है। तो जेड तो दे दिया आपको, और ये क्या दे दिया बताइए, तो यूनिट एज लेंथ दे दिया। यूनिट सेल का क्या दे दिया, एज लेंथ, एक यूनिट सेल के एज का लेंथ दे दिया। ठीक है, यानी ए दे दिया, तो ए भी दे दिया आपको, डेंसिटी भी दे दिया आपको। तो भैया अब डेंसिटी दे दिया, ए दे दिया, जेड दे दिया, तो पूछा क्या, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास यानी इस बार तो एम पूछ दिया, तो आप इस फार्मूला को उल्टोगे ना। अब तो जेड को ले जाओगे उधर और एम को ले आओगे इधर, और तब इसको बनाओगे। ठीक है ना, तो इस तरह जेड का वैल्यू तुम जानते थे। देखो अब एम इज इक्वल टू, यहाँ क्या करोगे, ए क्यूब इंटू डी इंटू एन ए बाई जेड। इस तरह फार्मूला हो जाएगा। आप फार्मूला देखे थे तो इस तरह फार्मूला हो जाएगा। अब आप पुट कर देंगे, तो ये क्यू क्या पुट करेंगे, 4.07 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, फिर डी डेंसिटी 10.5, फिर एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ नीचे जेड का वैल्यू एफसीसी में पढ़े थे। देखिए एफसीसी लिखा है भैया, एफसीसी में कितना पढ़े थे, 4 का यूज किए ना आप, 4 का यूज किए करके ये प्रॉब्लम बना लिए। ठीक है, करके जो है इस प्रॉब्लम को आप बना लोगे। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 106.59 AMU। तो इस फार्मूला को आप इस तरह से यूज किए, आपको पता चला। ठीक है, और इसी तरह से और भी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको कि आप इस फार्मूला का अप्लाई करके बना सकते हो। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस तरह से दिया हुआ है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट की संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी मतलब नंबर पूछ रहा है। हाउ मेनी का मतलब नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। किसका संख्या पूछ रहा है, लैटिस पॉइंटों का। ठीक है, किस में, एफसीसी में। एफसीसी में कितने लैटिस पॉइंट हैं। अब फिर एफसीसी इन टेट्रागोनल, ये एफसीसी हो गया मान लीजिए क्यूबिकल वाला एफसीसी हो गया। तो ये एफसीसी, तो लैटिस पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पर तो एटम है। एफसीसी में 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं। एफसीसी में लैटिस पॉइंट अगर कोई पूछे तो आप ये जो है कहोगे कि भैया ये देखो, ये कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉर्नर से हो गया। एफसीसी में और एटम कहाँ होता है, फेस में, सब फेस में। कितने फेस में, 6 फेस में। इधर 2, ऊपर नीचे 2, आगे पीछे 2, तो कितने हो गए, 6। तो लैटिस पॉइंट्स, टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए, 14। 8 कॉर्नर पर और
8 कॉर्नर पर और 6 फेस में, तो टोटल कितने हो गए आपके 14, टोटल हो गए 14, समझ गए। इसी तरह FCC टेट्रागोनल पूछेगा तो बात तो वही है, सेम आएगा, 14 ही आएगा। FCC टेट्रागोनल में भी आपको, FCC टेट्रागोनल में भी 14 ही आएगा। ये देख लीजिए, ये FCC टेट्रागोनल ले लीजिए, तो इसके भी 8 कॉर्नर पे आइटम है और सभी फेस में है। ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए आपके फेस पर और 8 हो गए कॉर्नर पर, तो कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, इसमें भी 14 हो गए लैटिस पॉइंट। और नंबर ऑफ आइटम्स पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स तो आप निकाल चुके हो भैया 4। अगर FCC में नंबर ऑफ आइटम्स पूछे तो उसमें भी कहोगे 4। FCC में नंबर ऑफ आइटम्स पूछा जाए तो 4 कहोगे, और टेट्रागोनल FCC में भी नंबर ऑफ आइटम्स पूछे तो भी उसमें भी कितना कहोगे 4, और लैटिस पॉइंट कितना कहोगे 14 टेट्रागोनल में भी। लेकिन BCC में अगर पूछा जाए, BCC में, तो BCC में लैटिस पॉइंट कितनी हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। थर्ड है BCC, BCC में लैटिस पॉइंट सभी कॉर्नर पर, लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ, सभी कॉर्नर पर, तो कितने कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हैं 8, तो 8 कॉर्नर हो गए, और एक कहाँ है लैटिस पॉइंट भीतर बीच में, तो 8 + 1 कितने हो जाएंगे 9, यानी टोटल लैटिस पॉइंट इन BCC, टोटल लैटिस पॉइंट्स इन BCC कितने हो जाएंगे 9। लेकिन टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल एटम्स हो जाएंगे कितने 2, टोटल एटम्स हो जाएंगे मात्र 2, जबकि टोटल लैटिस पॉइंट हो जाएंगी 9 BCC में। लेकिन ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में टोटल लैटिस पॉइंट 14 इक्वल होंगे और टोटल एटम्स भी इक्वल होंगे, 4 एटम्स होंगे। इस तरह से ये NCERT का आप क्वेश्चन बनाए, और इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे। आप प्रयास करोगे इसमें, और फर्दर जो है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप आगे के लेक्चरों में, लेक्चर नंबर 7 में सीखोगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल हो गई, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, बहुत सारे चीज़ें अभी आगे और भी हैं जिनको कि यूनिक तरीके से सिखाना होगा, और भी स्पेशल तरीका लगाना पड़ सकता है। कई स्पेशल तरीकों को मैं लगाऊंगा आगे आपको समझाने के लिए। आप अभी तो देख ही रहे हो कि मैं कैसे समझाता हूँ, और आगे इसी तरह से समझाते रहेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास with new and special energy. Okay, see you in next video. Thank you.